जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं जो आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम लगा हुआ है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अग्निवीर के प्रीवियस ईयर साथी क्या देखने वाले हैं? जो अभी तक आर्मी जीडी में आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है उसका हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्लास है अग्निवीर का जो आप सभी का 17 अप्रैल को एग्ज़ाम है। सभी को पता होगा आप सभी का 17 अप्रैल को एग्ज़ाम है। उसके लिए जो जीएस जीके है, क्या साथी, जीएस जीके यानी कि, और इसमें आपका क्या रहेगा, साइंस भी शामिल रहेगा क्योंकि जीएस जीके पोर्शन में सब कुछ आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग आपके 30 प्रश्न रहेंगे जो सारे के सारे आर्मी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सारे के सारे आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए प्रश्न हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप सभी से निवेदन है आप सेशन में जुड़े रहेंगे और दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे ताकि जो भी विद्यार्थी आपका अग्निवीर या आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है या एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, जिसके भी एग्ज़ाम में जीएस जीके पूछी जाती है, ठीक है, वाई ग्रुप में जीएस जीके पूछी जाती है या फिर नेवी जो भी आपके एग्ज़ाम में जीएस जीके पूछी जाती है, उसके सारे के सारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज हम क्या देखने वाले हैं, अग्निवीर स्पेशल टॉप 30 प्रश्न 17 अप्रैल की एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप सभी से निवेदन है आप सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा साथी, वक्त आपका है, वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। बहुत छोटा सा मोटिवेशन कोड और बहुत ऊर्जा से भर देने वाला मोटिवेशन कोड। देखो, वक्त आपका है, चाहो तो आप सोना बना लो, लाइक इज गोल्ड, ठीक है, ये आपके लिए गोल्डन एरा है, ठीक है, गोल्डन एरा है ये, चाहो तो आप उसे गोल्ड बना लो, गोल्ड में तब्दील कर लो, क्योंकि आप जब नौकरी करेंगे, तैयारी करेंगे और जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आप चाहो तो उसे गोल्ड बना लो, ठीक है, और चाहो तो सोने में गुजार दो, लाइक ए स्लीप, ठीक है, चाहो तो अभी आप सोने में गुजार दो। माता पिता से कहकर आए हैं कि हम तैयारी करने जा रहे हैं, हम फलाने जगह दिल्ली जा रहे हैं, हम कानपुर जा रहे हैं, हम आगरा जा रहे हैं या हम इलाहाबाद जा रहे हैं, और कह के आए हम तैयारी करने जा रहे हैं, लेकिन आप समय सोने में गुजार रहे हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। कब तक साथी अपने आप को धोखा दोगे? आप सभी से निवेदन है कि वक्त ये आपका है, चाहो तो इसे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो, ये आपकी इच्छा, ठीक है। तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो सभी साथी याद रखेंगे, कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे और सारे के सारे आर्मी जीडी के हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथी कह रहा है आपसे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? क्या कह रहा है? दुनिया का सबसे साथी गहरा सागर कौन सा है? सागर पूछ ले या इसी को याद रखेंगे महासागर, ठीक है, महासागर। दुनिया का सबसे गहरा सागर या फिर महासागर की बात करें, ये कौन सा हो जाएगा साथी आपका? तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे जो प्रशांत महासागर है। कौन? जो आपका पैसिफिक ओशियन है, ये आपका दुनिया का सबसे गहरा महासागर या सागर कह सकते हैं, ठीक है। और वैसे बात करें झील की, क्या बात करें, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो याद रखेंगे बैकाल झील। कौन साथी? याद रखेंगे सभी साथी, गहराई में जाने पर काल याद आता है, तो दुनिया की सारी सबसे जो गहरी झील है, झील की बात कर रहे हैं तो बैकाल हो जाएगी। लेकिन आपके महासागर या सागर की बात करें तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर हो जाएगा। और आप सभी को पता होगा हिंद महासागर कहाँ है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हिंद महासागर 3 सागरों से मिलकर बनता है, जिसमें एक तो आपका हिंद महासागर, एक आपका वेस्ट बंगाल की खाड़ी और इसके बाद आपका अरब सागर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। जो आपका अरब सागर है और वेस्ट बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों का एक कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हिंद महासागर कहलाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अटलांटिक महासागर एकमात्र महासागर जो एस आकृति का है। किस आकृति का? याद रखेंगे एकमात्र महासागर विद्यार्थी जो आपका एस आकृति का है वो कौन सा हो जाएगा? अटलांटिक। लेकिन सबसे गहरे की बात करें या फिर सबसे बड़े की बात करें तो आपका राइट आंसर प्रशांत महासागर हो जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न साथी आपसे पूछा गया था, कह रहा था, क्या कह रहा था? तो याद रखेंगे आज का अगला प्रश्न कह रहा था, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है?
सभी साथी याद रखेंगे जो राज्यसभा का सदस्य होता है इसका एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम में प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो याद रखेंगे जो सदस्य होता है राज्यसभा का उसका कार्यकाल प्यारे साथियों 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का याद रखेंगे दोस्तों, ये 6 वर्ष का होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो आपसे पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या पूछ ले, यदि पूछ ले ये जो आपकी राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप सभी याद रखेंगे ये राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। सर ये क्या कह रहे हो, तो याद रखेंगे जो इसमें सदस्य होते हैं, जो इसमें मेंबर होते हैं, उन्हीं का कार्यकाल होता है, वो भी 6 वर्ष का होता है। और याद रखेंगे राज्यसभा में वर्तमान में 250 सदस्य की सीट शामिल है। ठीक है, 250 सदस्यों के लिए सीट स्थित हैं और आपके 245 लगभग वर्तमान में शामिल भी हैं। और ये भी याद रखेंगे प्रत्येक 2 वर्ष में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष में मेरे प्यारे साथियों इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल बदलता रहता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त भी होते रहते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा राज्यसभा में आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति 12 मेंबर नियुक्त करता है। कितने, 12 मेंबर आपके नियुक्त करता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, और वर्तमान में आपकी पीटी उषा भी जो एक खेल से संबंधित है, कला विज्ञान से संबंधित है, ये आपकी राज्यसभा में एक सांसद हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। बात करें 5 ईयर की, तो 5 ईयर में सभी को पता होगा एलएस का कार्यकाल होता है। एलएस की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, जो आपकी क्या होती है लोकसभा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लोकसभा की बात करें इसका कार्यकाल कितने का होता है, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 5 वर्ष का होता है। और साथ ही हमने राज्यसभा की इतनी चर्चा की, तो क्या इससे कोई अनुच्छेद संबंधित है, तो याद रखेंगे आप एक ट्रिक याद रखेंगे, सरला। क्या याद रखेंगे, सरला याद रखेंगे। सा से संसद आपकी 79 में हो जाएगी। इसके अलावा रा से राज्यसभा आपकी अनुच्छेद 80 में, कौन से, अनुच्छेद 80 में। और ला से लोकसभा हो जाएगी अनुच्छेद 81 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सभी को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, यह आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आप दोस्तों में सेशन को शेयर करते रहेंगे। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न साथी आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, तो याद रखेंगे हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे। क्या पूछ रहा है साथियों, कह रहा है भारत के ऐसे पहले कौन से व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष बने थे। ठीक है, यहाँ पर सदस्य नहीं पूछा है, अध्यक्ष पूछा है। बात करेंगे पहले सदस्य कौन बना था और इसके बाद ये भी बात करेंगे कि अध्यक्ष कौन बना था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, अध्यक्ष कौन बना था ये भी याद रखेंगे और सदस्य बना था कौन, ये भी याद रखेंगे। बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष की, तो कौन थे, भारत के पहले अध्यक्ष इसके नागेंद्र थे। कौन थे, जस्टिस नागेंद्र इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे। और ये कब से कब तक रहे थे, तो 1985 से लेकर के 1988 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। 1985 से लेकर 1988 तक नागेंद्र सिंह इसके पहले अध्यक्ष रहे थे, वो भी भारतीय। इसके अलावा बात करें नागेंद्र सिंह जी नियुक्त कब हुए थे, तो याद रखेंगे 1973 में। कब साथी, ये आपके 1973 में, ये आपके हेग में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होते हैं, एक जज के रूप में नियुक्त होते हैं। लेकिन हेड कब बनते हैं, तो याद रखेंगे 1985 से लेकर के 1988 तक क्या बनते हैं, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा बात करें साथी जो इसके पहले न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखेंगे ये सदस्य के रूप में बात करें यानी कि पहले न्यायाधीश, तो याद रखेंगे बेनेगल रामाराव। कौन साथी, बेनेगल जो आपके रामाराव हैं, इनको याद रखेंगे। ये एज ए जस्टिस, ये तो हेड जस्टिस हो गए यानी कि चीफ जस्टिस। इसके अलावा एज ए जस्टिस कौन नियुक्त हुए थे, बेनेगल रामाराव। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में क्या कोई भारतीय महिला भी रही है, तो याद रखेंगे फातिमा बीवी जो आपकी क्या थी, आपकी पहली ये सुप्रीम कोर्ट की महिला थी, ये भी आपकी क्या रह चुकी हैं, तो याद रखेंगे ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या रह चुकी हैं, तो याद रखेंगे एक जज के रूप में कार्य कर चुकी हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे कौन सा दिवस मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है जिसको हम ह्यूमन राइट डे यानी कि मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे जो 10 दिसंबर है, कौन सा, 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। बात करें साथ ही इसकी घोषणा कब हुई, यानी कि कब से मनाना शुरू हुआ, तो याद रखेंगे 1948 से। कब से,
जो आपका 1948 है, ये इस समय से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या हुआ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाने की घोषणा की गई। लेकिन बात करें भारत में क्या कोई मानवाधिकार समिति कार्य करती है, तो याद रखेंगे सर करती है, और 1992 के अधिनियम से, 1992 आप देख लेंगे, ये 92 है 93, कन्फ्यूजन है थोड़ी, इसकी स्थापना होती है, ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल पर है वो मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को मनाते हैं, और इसकी 1948 में इसकी क्या हुई थी, तो याद रखेंगे घोषणा हुई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। यदि पूछे इंटरनेशनल जो समिति बनी थी तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे ये हुई थी 14 दिसंबर को। कब हुई थी, 14 दिसंबर 1950 को। देखो यहाँ पर घोषणा तो कर दी गई थी 1948 में, परंतु इसकी जो इसका वो बना था, क्या बोलते हैं, संस्था बनी थी, तो ये 1950 में बनी थी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले कुछ और ऑप्शन इनका भी अध्ययन करेंगे। पूछे 24 अक्टूबर, तो यूएनओ डे कौन सा, सभी साथी याद रखेंगे, जो यूएनओ डे होता है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को क्या की गई थी, यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 4 जुलाई की बात करें तो 4 जुलाई 1773 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था, तो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, 4 जुलाई को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1773 या 74 होगा, इसको थोड़ी कंफ्यूजन है, देख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी हमसे क्या पूछा था, तो याद रखेंगे अगले प्रश्न में हमसे कह रहा था कि जो भारत की सबसे बड़ी, क्या कह रहा था, 5वां प्रश्न है, कह रहा था भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। क्या कह रहा था, इंडियाज बिगेस्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इज, क्या है मतलब, यानी कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, तो याद रखेंगे जो भाखरा नागल है। कौन सी, जो भाखरा नागल परियोजना है, ये आपकी किस नदी पर है, तो याद रखेंगे सतलुज नदी पर। कौन सी, सतलुज नदी पर है, और पंजाब में स्थित है, ये भी याद रखेंगे, पंजाब में ये स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। सतलुज नदी पर भाखरा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसके अलावा बात करें हीराकुंड की, तो हीराकुंड को याद रखेंगे ये महानदी पर बना है। कहाँ पर, याद रखेंगे महानदी पर, उड़ीसा के संबलपुर में। कहाँ पर, उड़ीसा का जो संबलपुर है, संबलपुर जिला है, यहाँ पर उड़ीसा में बना है महानदी पर हीराकुंड परियोजना। और विश्व का ये सबसे लंबा बांध है, ठीक है, विश्व का सबसे लंबा है, लगभग इसकी 25 किलोमीटर क्या है, दूरी है। इसके अलावा बात करें दामोदर नदी घाटी परियोजना, तो दामोदर वैली के बारे में याद रखेंगे, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय, यानी कि फर्स्ट बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन थी, तो नदी घाटी जो आपकी दामोदर नदी घाटी थी, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी। इसके अलावा सबसे बड़ी भाखरा नागल और हीराकुंड महानदी पर है, ये याद रखेंगे, उड़ीसा राज्य में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है इन विच स्टेट द सांची स्तूपा सिचुएटेड, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे जो मध्य प्रदेश है। कौन सा, जो आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर क्या है, सांची का स्तूप स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। और इसको बनवाया किसने था, तो याद रखेंगे साथी जो अशोक था। कौन था, जो अशोक सम्राट था, इसके द्वारा क्या बनाया गया था, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया गया था। और ये कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो याद रखेंगे रायसेन जिला। कौन सा जिला, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे, रायसेन जिला में इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित सारनाथ, क्या, जो आपका सारनाथ है, क्या हो जाएगा आपका साथी, याद रखेंगे सारनाथ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद वाराणसी के आसपास हो जाता है। इसके अलावा बिहार में सभी को पता होगा गया, ठीक है, गया स्थान जो पवित्र है, यहाँ पर भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये गया बिहार में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है साथी, ईच वन टीच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है। देखो ईच वन, प्रत्येक को, टीच वन, प्रत्येक को पढ़ाइए, यानी कि ये किस कार्यक्रम से संबंधित है, प्रौढ़ शिक्षा से, नियमित शिक्षा से, अनौपचारिक शिक्षा से, या जागरूक शिक्षा से। तो सभी विद्यार्थी याद रखेंगे इसका कारण क्या था, इसका कारण था भारत में साक्षरता दर बढ़ाना। ईच वन टीच वन जो कार्यक्रम था, इसका काम क्या था, जो भारत की साक्षरता दर गिरती जा रही, लिटरेसी रेट, इसको बढ़ाना था। यानी कि एक व्यक्ति पढ़ जाए, जैसे आप घर में पढ़े हुए हैं, तो आपके माता पिता या सिग्नेचर नहीं कर पाते या कुछ नहीं जानते, तो आप उनको इतनी ज्ञान दे दीजिए, इतना पढ़ा दीजिए कि वो अपना सिग्नेचर कर लें, और कहीं जाएं उसको पढ़ लें, कहीं भटक रहे या भूल रहे हैं, तो कोई जैसे हिंदी या लिखी है, कुछ भी लिखा है, वो उस स्थान पर जाएं तो उसके बारे में पढ़कर पता लगा सके, ठीक है। इसका अर्थ था औपचारिक शिक्षा देना, केवल औपचारिक शिक्षा देना, ठीक है। माता पिता, बड़े बूढ़े जितने भी हैं, उनको ईच वन टीच वन कार्यक्रम के तहत क्या किया गया था, पढ़ाया गया था। तो याद रखेंगे अनौपचारिक शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है, शिक्षा यानी कि जागृत करना शिक्षा के रूप में। आपको कहीं जाना है जैसे, तो आप पता चला कि आप किसी को लेकर जा रहे हैं, तो इस तरह से इनको क्या करना था, जागरूक करना था माता पिता को। और अब जो अपने बूढ़े बुजुर्ग थे, ईच वन टीच वन कार्यक्रम के तहत, तो इनमें अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। ठीक है, जागृत शिक्षा, जागृत नागरिक क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे जो जागृत नागरिक है वही इनको क्या देगा, शिक्षा देगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथी, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि कब हुई। क्या कह रहा है, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो शिमला संधि थी आपकी, ये कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। शिमला संधि का मतलब क्या है, तो याद रखेंगे जब हमने 1971 में पाकिस्तान को पेला था, यानी कि हराया था। ठीक है, जब हमने पाकिस्तान को हराया था तो इसमें क्या हुआ था, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, कौन, जो आपकी इंदिरा जी थी, इंदिरा गांधी जी थी। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से एक प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, कौन थे, याद रखेंगे, जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, ये प्रधानमंत्री होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। इनके द्वारा और इंदिरा गांधी जी के द्वारा शिमला में एक समझौता किया गया था, क्योंकि जब 1971 के युद्ध में क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया। लगभग 93,000 सैनिकों ने एक साथ समर्पण किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक समर्पण था। ठीक है, इसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो क्या करते हैं, मिलते हैं और शिमला में एक संधि करते हैं। उसमें कहा जाता है जो आपका कश्मीर मैटर है, इसमें यह भी याद रखेंगे, भारत कश्मीर मैटर अपना यूनाइटेड स्टेट में क्यों नहीं ले जाता है, क्योंकि भारत ने 1972 में एक संधि की है जिसके तहत जो कश्मीर मैटर है ये आंतरिक मामला है, भारत और पाकिस्तान मिलकर निपटाएंगे। इसलिए पाकिस्तान बार बार जाता है, उसकी कोई नहीं सुनता है, क्योंकि भारत कहता है कि 1972 में एक संधि कर चुके हैं जिसके तहत हम दोनों मिलकर ही कश्मीर समझौता समझाएंगे। ठीक है, और इसमें वो संधि का नाम क्या है, तो शिमला संधि। ठीक है, और इसी के तहत ही हुई कब थी, तो इसका राइट आंसर 1972 हो जाएगा, ना कि 1971, क्योंकि 1971 में तो हमने पाकिस्तान को हराया था। और इसी के तहत कहा गया था कि हम तभी छोड़ेंगे जब आप क्या कर देंगे, बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देंगे और क्या करेंगे, इसको अपने रूप से अपनाएंगे। ठीक है, सभी लोगों से कहा था। तो इसी के तहत ही शिमला जो संधि थी इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य हुई थी। ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो कौन था, तत्कालीन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है साथी, कह रहा है महानदी कहां से निकलती है। क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कह रहा है, महानदी कहां से निकलती है। देखो इनमें से वैसे आपका ऑप्शन कोई सही नहीं है, लेकिन आपसे घुमाकर पूछा है परीक्षा वाले ने, ऑप्शन इन्हीं में से बनाना है। तो महानदी को आप याद रखेंगे कहां से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे जो छत्तीसगढ़ है यहाँ से क्या निकलती है, महानदी निकलती है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो रायपुर। क्या पटना, उज्जैन, देहरादून ये हो जाएगी, नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रायपुर। ठीक है, पहली बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रायपुर। और पटना की बात करें तो पटना में क्या हो जाएगा आपका, पटना को याद रखेंगे यहाँ पर गंगा नदी है। क्या है, गंगा नदी। और पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र। ये भी याद रखेंगे, गंगा का पुराना नाम क्या हो जाएगा, सॉरी पटना का पुराना नाम क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो याद रखेंगे जो क्षिप्रा नदी है, कौन सी, क्षिप्रा नदी है, ये उज्जैन के किनारे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देहरादून गंगा और यमुना के मध्य बसा है, गंगा और यमुना के मध्य में कौन है, तो याद रखेंगे ये आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, देखो महानदी की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, कौन सी पहाड़ी से, तो इंपॉर्टेंट है सिहावा पहाड़ी से। कौन सी, जो आपकी सिहावा पहाड़ी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी दिया है तो रायपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है साथी जो आनंद मठ है। क्या कह रहा है, याद रखेंगे जो आपका आनंद मठ है, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी है। क्या कह रहा है, जो आनंद मठ पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो याद रखेंगे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्हीं को किस नाम से जानते हैं, बंकिम चंद्र बीसी चटर्जी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बीसी जो आपके चटर्जी हैं इन्हीं नाम से जानते हैं, या चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है, आनंद मठ। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। क्या लिखा है, आपका राष्ट्रीय गीत लिखा है। राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, तो सभी को पता होगा, वंदे मातरम। क्या है, वंदे मातरम। इसलिए ये क्या हो जाती है, पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी पुस्तक में क्या मिलता है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम मिलता है। ठीक है, अबुल फजल की बात करें तो ये कौन था, अकबर के नवरत्नों में एक था। कालिदास ने कई महत्वपूर्ण कृतियां लिखी हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। कौन, किसके, तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड के क्या थे, दरबारी थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है। देखो हमने कालिदास के बारे में भी बात की, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, मेघदूत का कालिदास इज द राइट आंसर। ठीक है, कालिदास थे लेकिन कालिदास नहीं थे। ठीक है, अगर समझ गए होगे तो समझ जाना। ठीक है, मेघदूत पुस्तक की रचना किसने की थी,
तो याद रखेंगे कालिदास ने। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या लिखी थी? जो आपकी अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक है, साथ ही अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक ये किसने लिखी थी? ये भी आपकी किसने? कालिदास ने लिखी थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलसीदास के बारे में तो सभी को पता होगा, रामचरितमानस। क्या? राम जो चरितमानस है ये किसने लिखी है? ये तुलसीदास ने लिखी है। इसके अलावा इन्होंने वरवै रामायण लिखी है। क्या लिखी है? वरवै रामायण लिखी है, ये भी याद रखेंगे, वरवै रामायण लिखी है। इसके अलावा कौटिल्य के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने लिखा है अर्थशास्त्र। कौटिल्य को क्या कहते थे? तो सभी को पता होगा, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। इन्हीं को हम क्या कहते थे? चाणक्य के नाम से जानते थे या विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। वेदव्यास की बात करें तो इन्होंने महाभारत की रचना की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो याद रखेंगे जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ये आपका जुपिटर हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। आपको पिछली क्लास में हमने फिगर बना के बताया था, जो बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। शुक्र क्या है? सबसे हॉटेस्ट है। क्या है? सबसे हॉटेस्ट है, यानी कि गर्म है। और गर्म होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर दिन हो या रात उसका तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही बना रहता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे साथी कह रहा है इनमें से कौन सी हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? क्या कह रहा है? इनमें से कौन है जो हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? क्या है? अध्यक्ष है, लोकसभा है, अध्यक्ष है, लोकसभा है, या फिर मुख्य न्यायाधीश। देखो यहाँ पर हिंदी में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्योंकि अध्यक्ष किसी का भी होता है। देखो इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। क्या साथी? प्रेसिडेंट क्या होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? तो हाँ, सही है। इसके अलावा क्या होता है? लोकसभा भी होती है सर। लोकसभा के अलावा क्या होता है? तो राज्यसभा भी होती है सर। ठीक है, राज्यसभा भी होती है। ये तीन जो है ये संसद के हिस्सा हैं। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? आपकी संसद बनती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संसद किससे मिलकर बनती है? राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। और राज्यसभा इसमें आपका उच्च सदन होता है। क्या होता है? संसद में उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है, और लोकसभा निम्न सदन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस इसका गलत आंसर हो जाएगा। हिस्सा नहीं है, यही पूछा है हमसे, तो चीफ जस्टिस इज द राइट आंसर। ठीक है, हिस्सा नहीं पूछा है तो याद रखेंगे चीफ जस्टिस क्या है? इसका हिस्सा नहीं है संसद का। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है अशोक ने आखिरी लड़ाई कहाँ पर लड़ी थी? देखो साथी ये सभी के सभी आपके आर्मी जीडी के प्रश्न है। किसके? जो आपकी आर्मी जीडी का पेपर होता है इसी के पूरे प्रश्न है। और अग्निवीर में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार आपका अग्निवीर का एग्जाम हो रहा है। और ये याद रखेंगे जब भी किसी का पहली बार एग्जाम होता है तो उसमें हमेशा सरल पूछा जाता है। ये एक हमेशा से रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो सभी को पता होगा कलिंग का जो युद्ध था, जो आपका बैटल ऑफ कलिंगा थी, तो याद रखेंगे ये 261 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 261 बीसी में ये हुई थी। और इसको किसने लड़ा था? तो ये अशोक की आखिरी लड़ाई थी। इसमें अनंत पद्मनाभन, ये भी याद रखेंगे। कलिंग का राजा कौन था? अनंत पद्मनाभन इसका राजा था। ठीक है, पद्मनाभन कलिंग का राजा था। इसमें अनंत पद्मनाभन हार जाता है और अशोक जीत जाता है। इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म अपनाता है, क्योंकि इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारी हत्या करके क्या हो जाता है? इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। और ये भी याद रखेंगे अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। कौन? अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। इन दोनों को कहाँ भेजा था साथी? इन्होंने श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका याद रखेंगे, या फिर ऑप्शन में मिलेगा सिलोन। ठीक है, क्या मिलेगा? सिलोन। श्रीलंका या सिलोन भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है साथी, एक मिनट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है साथी? जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म कब हुआ था? बात करें भगवान गौतम बुद्ध की तो इनका जन्म 563 बीसी। कब हुआ था? 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पर पड़ता है? अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेपाल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। जब इन्होंने जब घर त्यागा था, घर त्यागने की घटना क्या कहलाई थी? इनसे 3-4 घटनाएं याद रख लेंगे। त्याग की घटना थी आपकी महाभिनिष्क्रमण। क्या थी? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। इसके अलावा जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त, तो ये घटना कहलाई थी संबोधि। क्या कहलाई थी? संबोधि ये घटना कहलाई थी। इसके बाद जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, क्या दिया? उपदेश दिया, तो इनकी ये घटना कहलाई थी अभिधम्म चक्र परिवर्तन। क्या कहलाई थी? इनकी घटना थी अभिधम्म चक्र परिवर्तन। ठीक है सॉरी,
अभिधम्म चक्र परिवर्तन क्या थी, इनकी पहली घटना थी। इसके बाद इनकी जब मृत्यु होती है तो ये घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण। ये भी याद रखेंगे, 3-4 घटनाएं महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण ये घटना कहलाती है मृत्यु की, ठीक है। तो एक बार पुनः देखते, जब घर त्यागा था तो महाविनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्त हुआ था संबोधि, और इसके बाद उपदेश दिया था अभिधम्म चक्र परिवर्तन, और इसके बाद जब मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण। और बात करें साथी इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखेंगे 563 में तो इनका जन्म होता है, 563 BC में जन्म होता है, और 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, 483 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है। यानी कि यदि एक युवा व्यक्ति है और वो स्वस्थ है तो उसकी दिल की धड़कन क्या होगी, तो याद रखेंगे 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़केगा। 1 मिनट में कितने बार, 72 टाइम्स धड़केगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, अपनी दिल की धड़कन प्रति मिनट क्या होती है, 72 टाइम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है साथी, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। क्या कह रहा है, मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। तो याद रखेंगे, देखो मस्तिष्क से हम क्या करते हैं, सोचते हैं। यानी कि जो हमारी थिंकिंग की जो आपकी अप्रोच होती है वो थिंकिंग करते हैं मस्तिष्क से ही करते हैं। इसके अलावा बैलेंसिंग द बॉडी, यानी कि शरीर का संतुलन बनाने रखना किसका कार्य है, ये भी मस्तिष्क का कार्य है। क्योंकि जो मस्तिष्क होता है ये हमारे शरीर की कुल 20% ऊर्जा, 100% में केवल मस्तिष्क जो आपका 1350 ग्राम का होता है, केवल 1350 ग्राम का होता है, यानी कि 1 किलो 350 ग्राम का, ये केवल 20% ऊर्जा अकेले खा जाता है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे शरीर में संतुलन बनाता है, हमको सोचने पर मजबूर रखता है, हमें याद करना सिखाता है, ठीक है। ये प्यार वाला याद नहीं, ये जो आपके टॉपिक होते हैं इनको याद करना एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे साथी पूछा है, क्या पूछा है, तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है रक्त, क्या कह रहा है, जो रक्त होता है, रक्त कहाँ से शुद्ध होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जो रक्त होता है ये कहाँ से शुद्ध होता है, तो रक्त के बारे में याद रखेंगे, ये गुर्दा में, कहाँ पर, किडनी में, ये आपका रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। रक्त शुद्ध कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे जो किडनी होती है, किडनी में इसका रक्त क्या होता है, शुद्ध होता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है, गुर्दा ऑप्शन नहीं मिलेगा तो क्या लगाएंगे, तो याद रखेंगे आप वृक्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथी, वृक्क, ठीक है। गुर्दा के अलावा किडनी या फिर गुर्दा ना मिले तो क्या लगाएंगे, वृक्क का आंसर लगाएंगे। ये भी इसका, किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो वृक्क कहते हैं, ठीक है। शुद्ध कहाँ पर होता है, तो रक्त याद रखेंगे आपका गुर्दा में होता है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, तापमान दिखाने के लिए, क्या कह रहा है, जो आपका तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर होता है, इसमें डैश का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जिसका प्रयोग क्या किसमें किया जाता है, थर्मामीटर में। क्या लेड का, पारा का, या चांदी का। तो याद रखेंगे जो आपका पारा होता है, क्या, जो आपका मरकरी होता है, मरकरी, इसका प्रयोग करते हैं हम किसमें, थर्मामीटर में। देखो जब आपके मुंह में लगाया जाता है वो थर्मामीटर, तो उसमें क्या होता है, वो पारा ऊपर की ओर चढ़ता है, कितना तापमान है। यदि आपका 98.4 होगा, 98.4 फ़ारेनहाइट होगा तो शुद्ध आप क्या हैं, स्वस्थ हैं। इसके अलावा आपका 37 डिग्री सेल्सियस होगा तो भी आप कैसे हैं, स्वस्थ हैं, ठीक है। और मरकरी यानी कि इसको इंग्लिश इसका प्रतीक क्या है, Hg है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसको आवर्त सारणी में कौन सा स्थान दिया गया है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे, ठीक है। इसको शायद 80वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। Hg जो है पारा है, इसको आवर्त सारणी में 80वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चांदी की बात करें, ये विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी हमसे पूछा है, कह रहा है इनमें से किन जानवरों का खून ठंडा होता है। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा समूह है, इनमें से कौन सा समूह है जिनमें से सभी जानवरों का खून कैसा होता है, ठंडा होता है। तो सभी साथी याद रखेंगे, एक तो आपका मछली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मछली हो जाएगा। मछली के अलावा उभयचर, उभयचर में कौन आता है, तो सभी को पता होगा, उभयचर में आपका मेढक आता है। इसके अलावा सरीसृप, क्या हो जाएगा, सरीसृप हो जाएगा, ठीक है। सरीसृप, उभयचर और मछली। तो मछली में आप याद रखेंगे एक मछली होती है रोहू, क्या नाम होता है, मछली होती है रोहू, और बहुत ज़्यादा इसमें तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसी को लोग खाने के लिए मांगते हैं। तो याद रखेंगे, देखो रोहू, फ्रॉग क्या हो गया आपका, उभयचर हो गया, कोबरा क्या हो गया, सरीसृप हो गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि इन सभी के खून कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं। रोहू आपकी मछली होती है, फ्रॉग आपका मेढक है, और कोबरा कैसा है, सरीसृप है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक बार पुनः इसको देख लेंगे, किन जानवरों का खून ठंडा होता है, तो रोहू यानी कि मछली, और सरीसृप और उभयचर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपको सरीसृप में कुछ भी ऑप्शन दे सकता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है,
सूर्य ग्रहण होता है तब, यानी कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, सूर्य पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है संकट के दौरान, या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाती है। देखो आप अगर गांव में पूछेंगे सूर्य ग्रहण कैसे होता है तो कहते हैं भगवान सूर्य पे क्या पड़ा है, संकट पड़ा है। ठीक है, ये आंसर नहीं लगाएंगे आप लोग। इसका एक वैज्ञानिक कारण है जिसमें क्या होता है, देखो जैसे ये आपका सूर्य है, क्या है, ये आपका सूर्य है, और जब सूर्य ग्रहण होगा तो इसमें क्या होगा, ये आपकी चंद्रमा और ये आपकी पृथ्वी, क्या देखो सूर्य ग्रहण तब होगा जब हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर, और जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, जब हमारे बीच में क्या आ जाएगी, चंद्रमा, इससे क्या होगा, सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा। तो याद रखेंगे इससे क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। इस पूरी छाया को क्या कर लेगा, चंद्रमा ढक लेगा सूर्य की। हालांकि वो बहुत छोटा है लेकिन पृथ्वी से देखने पर क्या हो जाता है, ढक जाता है। ठीक है, तो इसी में जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, क्या होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इसमें क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तब क्या होता है, तो आपका चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस जब हमने देखा यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर जब हमारा चंद्रमा बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण, क्योंकि इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ पाती है। और जब ये सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा के बीच आता है तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बिजली का अच्छा सुचालक कौन है। देखो अभी हमने बात की थी चांदी की, किसकी, चांदी की, जो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो आप इसमें क्या लगाएंगे, तो जो धातु आपकी विद्युत की सुचालक होगी उसको आप लगा देंगे। कांच सुचालक होता है, नहीं होता है। कागज होता है, नहीं होता है। इसके अलावा तांबा होता है, होता है। पानी आप ये नहीं लगाएंगे क्योंकि पानी दो प्रकार का होता है। देखो शुद्ध जल होगा, शुद्ध जल होगा तो वो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, जो हम पीते हैं ये विद्युत का सुचालक नहीं होगा। लेकिन जो समुद्र का जल है जिसमें क्या होती है, अशुद्धियां होती हैं, ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आपने देखा होगा तभी प्योर वाटर आपका क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रखना, याद रखेंगे। ठीक है, कॉपर की बात करें तो इनमें से राइट आंसर कॉपर हो जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं, विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा, कॉपर इज द राइट आंसर। पानी दो प्रकार का होता है, इनमें पानी अकेले नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कागज तो होता ही नहीं, कांच भी नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथी, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से के कारण होता है, यानी कि जो विटामिन है, कौन सा विटामिन है जिससे बेरी बेरी रोग होता है। तो याद रखेंगे जो आपका विटामिन बी है, क्या, जो आपका विटामिन बी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेरी बेरी रोग इसी से होता है। इसी विटामिन के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो B1 होता है उसको थायमीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से, विटामिन बी को क्या जानते हैं, विटामिन बी को थायमीन के नाम से। इसके अलावा B2 होता है राइबोफ्लेविन, क्या होता है, जो आपका राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन, ये आपका विटामिन B2 होता है। ठीक है, विटामिन ए की बात करें, इसको हम रेटिनोल से जानते हैं। किस नाम से, रेटिनोल नाम से जानते हैं। और विटामिन ए में क्या होता है, आप इसको छाप के बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा विटामिन सी को हम जानते हैं एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से। किसके, जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इस नाम से विटामिन सी को जानते हैं। विटामिन डी को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। किस नाम से, कैल्सीफेरॉल नाम से जानते हैं विटामिन डी को। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य से विटामिन डी। और सन खट्टे पदार्थों से, यानी कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों से, और सन से क्या होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा है आपसे एटीपी क्या है, क्या पूछा है, एटीपी क्या है, यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म पूछा है। तो याद रखेंगे एटीपी वैसे एक प्रकार से क्या होता है, ऊर्जा होता है। ठीक है, एटीपी क्या होता है, ऊर्जा होता है। ग्लूकोज, सबसे पहले जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है आपकी जो प्रक्रिया होती है, उसके बाद एटीपी बनता है, फिर ये एटीपी किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार पुनः देख लेंगे, एटीपी क्या होता है, एक प्रकार से ऊर्जा का कन्वर्टर होता है। और एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ये गलत हो जाएगा। एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन, ऊर्जा देखी नहीं जा सकती। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, सीन लगा है, तो इसमें हमें लगाना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है साथी, क्या कह रहा है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा नियम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नियम है जो आपका किसने दिया है, अर्नेस्ट हैकल ने। तो बात करें अर्नेस्ट हैकल की, इन्होंने दिया था अद्वैतवाद का सिद्धांत। किसका, अद्वैतवाद का सिद्धांत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अद्वैतवाद के अलावा इसको क्या कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ। क्या कहते हैं, बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये कब दिया था, तो याद रखेंगे 1866 में जो अर्नेस्ट हैकल थे, इन्होंने बायोजेनेटिक लॉ दिया था और इसे अद्वैतवाद का सिद्धांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है बर्फ के पिघलने का तापमान क्या होता है। क्या कह रहा है, जो बर्फ आपकी पिघलती है इसका तापमान क्या होता है। तो याद रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, आपका पानी उबलता है। क्या होता है, जो आपका पानी होता है ये क्या करता है, उबलता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल मारता है। ठीक है, उबलता है। इसके अलावा बात करें 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी जो होता है इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। क्या होता है, जो आपका सर्वाधिक घनत्व पूछे कहाँ पर होता है, सर्वाधिक घनत्व, तो याद रखेंगे ये कहाँ पर होता है, पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसके अलावा 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, तो याद रखेंगे इसमें बर्फ के पिघलने का तापमान होता है। क्या होता है, बर्फ में पिघलने का तापमान होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। वैसे आपने देखा होगा क्या होता है, जो बर्फ होती है वो जमती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो हाँ इसके बाद जो अगर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 सेल्सियस पर क्या हो जाएगी, बर्फ पिघलने लगेगी। तो पिघलने का तापमान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें क्या पाया जाता है, आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो याद रखेंगे रक्त में पाया जाता है। रक्त में इसका कार्य क्या होता है, तो जो शरीर है इसमें ऑक्सीजन देना। क्या होता है, शरीर में जब ऊर्जा बनती है तो रक्त क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसके रंग की सबसे पहले बात कर लेंगे। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल नहीं होता है, हीमोग्लोबिन होता है बैगनी। कैसा होता है, हीमोग्लोबिन बैगनी होता है, और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नहीं बताएगा कोई, ये हमारे गुरुजी ने बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो ब्लड होता है इसका रक्त इसका जो रक्त लाल होता है, यानी कि ब्लड होता है, ये लाल किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन कारण। लेकिन हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, बैगनी होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। हीमोग्लोबिन का रंग बैगनी और रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और जो हीमोग्लोबिन है इसका कार्य क्या होता है, तो नसों में ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मूत्र को कहते हैं यूरिन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। नस वेन होती है, और एड्स क्या होता है, तो याद रखेंगे 1 दिसंबर को हम विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। एड्स के बारे में याद रखेंगे, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है एक परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो याद रखेंगे जिस प्रकार से मान लीजिए ये आपका क्या है, आपका परमाणु है। ठीक है, एक मिनट, ये आपका मान लीजिए परमाणु है, और परमाणु का जैसे ये नाभिक है, ये क्या है, आपका नाभिक है। तो यहाँ पर आपकी 2 चीज़ें पाई जाएंगी। एक तो आपका क्या होगा, आपका प्रोटॉन होगा। क्या होगा साथी, आपका प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन के अलावा दूसरा क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी बाहरी कक्षा होती है, इसकी जो बाहरी कक्षा होती है, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है। इसी कारण हम कहते हैं जो परमाणु का नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक चार्ज होता है इसमें नाभिक में। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, ना कि न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन तो आपका उदासीन होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से नाभिक में किसमें आपका धनात्मक चार्ज होता है, तो आपको प्रोटॉन दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा, न्यूट्रॉन दिया होगा। तो याद रखेंगे प्रोटॉन लगा देंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन भी आपके नाभिक में होता है, लेकिन ये कैसा होता है, उदासीन होता है। और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको याद रखेंगे। ये न्यूट्रॉन की बात करें तो इसकी चैडविक ने खोज की थी। किसने, तो याद रखेंगे चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की तो याद रखेंगे थॉमसन के द्वारा। और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, और रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों आपसे पूछ रहा है पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। यानी कि जो पारा होता है इसमें जो धातुओं का मिश्रण मिला होता है इसे क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे मरकरी अलॉय नाम से जानते हैं। किस नाम से, मरकरी अलॉय। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि मिश्रातु, मिश्र धातु नहीं, मिश्रातु। ठीक है, अलॉय क्या होता है, तो याद रखेंगे ये एक मिश्रातु होता है। ठीक है, मरकरी अलॉय के नाम से जानते हैं। पूरे इसको क्या जानते हैं, जो आपकी मरकरी अलॉय होता है इसी नाम से जानते हैं। ठीक है, पारे में मिले धातुओं के जो मिश्रण होता है इसको क्या कहते हैं, मिश्रातु कहते हैं, अलॉय कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और प्रीवियस ईयर आर्मी जीडी का एनालिसिस आपको पसंद आया है। तो पसंद आया है तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 17 अप्रैल के लिए इंपॉर्टेंट क्लास आपकी यहाँ पर चल रही है। और दोस्त यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 80% ऐसे व्यूअर हैं, 80% ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के ख्याल रखना। जय हिंद।